यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। उसके बाद आइए पेज नंबर 5 पर, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट काट दीजिए। पेज नंबर 6 काट दीजिए पूरा। पेज नंबर 7 पर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, इस पर टिक कर लीजिए, छोटा सा ही है, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ये करना है। फिर टिक लगाएंगे पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर नीचे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पर भी टिक लगाइएगा। न्यूटन्स शेल थ्योरम है नीचे, पेज नंबर 8 पर काट दीजिए इसको। पेज नंबर 9 पूरा कटेगा। पेज नंबर 10 जो है, पेज नंबर 10 पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको टिक लगाइए। इसके तीनों ही जो है पार्ट्स, एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल पेज नंबर 11 पर बिल्कुल नीचे दे रखा है, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, इन पर तीनों पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद आपका आएगा पेज नंबर 12 पर मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये भी टिक लगाइए, करना है, टिक लगाओ ना फटाफट। अच्छा, पेज नंबर 13 एवरेज डेंसिटी करना है। क्या? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा चल रहा है मेरे साथ। वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं वो मेरे साथ भी चल रहा है आजकल। मैंने फिर वो एक, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं, हमारे साथ हो रही होती है और वो चीज़ हमें दिखाई दे जाती है। वैसे ही आजकल पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है, जो हम सोचते हैं वो हमारा वो नहीं, मोबाइल फ़ोन पर वही ऐसी नोटिफिकेशन भी आ जाती है। कुछ है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कुछ ये भी है क्या? आप में से किसी बच्चे ने एआई ले रखा है क्या? हाँ, उसमें कुछ ऐसा भी है क्या? ये मोबाइल फ़ोन भी कुछ सेंस करता है चीज़ों को? हाँ, पता नहीं, जो मैं सोच रहा होता हूँ वही आ जाता है मोबाइल फ़ोन पर कि अच्छा। अगर मेरे को सर में दर्द हो रहा होता है ना, तो आजकल सर दर्द के ये लक्षण हो सकते हैं, है ना, ये रोग आपको हो सकता है, तो मैं फिर वो देखने लगता हूँ। उस नहीं, कुछ नहीं करा, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। चलिए जी, अगला नोट करें, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पेज नंबर 14 पर। फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड और हाइट, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट नोट कर लीजिए। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, टिक कर लो, ये करना है, ये कटेगा नहीं। 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, ब्लू मून से ना, आ जाओ, बैठिए, बैठो। रुको 1 मिनट, ये पकड़ो पेज नंबर 14। तो ये जो 14 पर है, फर्स्ट वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, इस पर टिक लगा लो, ये करना है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 15 पर, अभी क्या क्या सिलेबस में है ना, उस पर टिक लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 15 पर देखिए, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, इस पर टिक लगाइए, ये भी करना है। अगले पेज पर आ जाओ, 16 पर। 16 पर है वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर, मतलब पेज नंबर 16 पूरा करना है, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी करना है। पेज नंबर 17 पर नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g, पेज नंबर 17, ये भी टिक लगाइए, करना है। उसके बाद पेज नंबर 17 पर बिल्कुल नीचे की तरफ है वेरिएशन ऑफ g विद शेप ऑफ द अर्थ, ये काट दीजिए, ये नहीं करना। वेरिएशन ऑफ g विद शेप ऑफ द अर्थ, ये काट दो, क्रॉस लगा दो इस पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 18 पूरा कटेगा, इसमें फोर्थ है वेरिएशन ऑफ g विद लेटीट्यूड और रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो वेरिएशन ऑफ g विद लेटीट्यूड ये भी पूरा कटेगा। और पेज नंबर 19 भी पूरा क्रॉस लगा दीजिए, 19 भी नहीं करना। पेज नंबर 20 पर जो ये स्पेशल केसेस हैं, ये भी हटा दो, नहीं करने। फिर पेज नंबर 20 पर ही नीचे है ना ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर टिक लगाओ, ये करना है, ये करना है आपको। और पेज नंबर 21 पर ग्राफ बना हुआ है, ये भी करना है। पेज नंबर 21 पर ही नीचे लिखा है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ये क्रॉस लगा दो, ये नहीं करना, ये वाला नहीं करना।
ठीक है। फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड, पेज नंबर 21 पर ही नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड टिक लगाइए, करना है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 22, इंटेंसिटी। कौन सा वाला? कोई बात नहीं, कर लो, जरा सही तो है। हाँ, पेज नंबर 22 पर है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, टिक लगाइए, ये भी करना है। फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्री एक्सेलरेशन ऑफ अ टेस्ट मास, इस पर टिक लगाइए, ये भी करना है। पेज नंबर 23 पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट, ये वाला पेज नंबर 23 पर जो नीचे की तरफ टॉपिक है, इस पर भी टिक लगाइए, ये भी करना है। फिर आइए पेज नंबर 24 पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी करना है। पेज नंबर 25 पर जो डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, इस पर भी टिक लगाइए, ये भी करना है। पेज नंबर 26 पूरा करना है, पेज नंबर 27 भी पूरा करना है, पेज नंबर 28 भी पूरा करना है, टिक लगाते चले जाओ। पेज नंबर 29 एस्केप वेलोसिटी, ये भी करना है। पेज नंबर 30 भी पूरा करना है, एस्केप वेलोसिटी का ही डेरिवेशन है ये पूरा करना है। पेज नंबर 31 पूरा काट दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट और प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, ये हट चुका है, काट दो इसको। पेज नंबर 32 पूरा काट दो। पेज नंबर 33 आधा कटेगा, उसके बाद नीचे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ से करना है, टॉपिक टिक लगा लीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद आएगा पेज नंबर 34, पेज नंबर 33 मैंने बता दिया आपको, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। पेज नंबर 34 पूरा करना है, पेज नंबर 35 भी पूरा करना है। 35 में नीचे दे रखा है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ये भी पूरा करना है। फिर आ जाइए पेज नंबर 36 पर, टाइम पीरियड, ये पेज नंबर 36 भी करेंगे, 37 भी करना है, 38 भी करना है, और 38 पर नीचे है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये काट दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स काट दो। पेज नंबर 39 पर है हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नेसेसरी कंडीशन, ये पूरा काट दो। पेज नंबर 40 पूरा काट दो, पेज नंबर 41 पूरा काट दो, पेज नंबर 42 काट दो, 43 काट दो, 44 पूरा कटेगा, बस नीचे है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यहाँ से हमने करना स्टार्ट करा था। और फर्स्ट लॉ है पेज नंबर 45 पर, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स फर्स्ट लॉ, ये हमने कर लिया। सेकंड लॉ ऑफ एरियाज, ये भी कर लिया। पेज नंबर 46 पर आ जाइए, लॉ ऑफ पीरियड्स, ये भी कर लिया। इसके बाद 47 पर देखिए केपलर प्रॉब्लम। केपलर प्रॉब्लम में हमने क्या करा था, हाँ ये कर रहे हैं। फिर पेज नंबर 44 में क्या है, हाँ पूरा काटना है, यहाँ से स्टार्ट करना है बस, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आगे पेज नंबर 47 पर आ जाइए, केपलर प्रॉब्लम है। तो केपलर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हमको केपलर्स लॉ को प्रूव करना है। केपलर्स के जो 3 लॉज हैं इनको हमको प्रूव करना है बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ या बाय यूजिंग एनी अदर थिंग। तो प्रूफ ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ ये भी कर लिया था, थर्ड लॉ आज करवाऊंगा। हेडिंग डालिएगा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ वो तो आसान सही है। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, बस एक मिनट रुकिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बार बताता हूँ। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व करा था कि दुनिया में पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें। और वो जो अट्रैक्ट करती हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हमारे पास मासेस है ना, जैसे मान लीजिए एक मास ये है और एक मास ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है इसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है इसका मास m2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो हम क्या करेंगे, हमने न्यूटन ने ये ऑब्जर्व करा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फिर इन दोनों फैक्टर्स को जब कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके ऐसा लिख दिया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो g आ गया, ये हो गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो ये g है इसको यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, बस इतना सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला देखते हैं। हम कैपलर्स लॉ देख रहे थे, तो कैपलर के दो लॉ हमने देखे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कभी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स का मोशन इस तरीके से होता है कि कैपलर ने ये बोला, जो न्यूटन था, न्यूटन ने ये बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैपलर ने ये बोला कि प्लैनेट्स जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और सन जो है ना, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर और एक फोकस इधर। तो सन या तो यहाँ पर होगा और या फिर यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर। ये तो फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में उसने ये बोला था कि अगर एक प्लैनेट, मान लीजिए सन यहाँ पर है और एक प्लैनेट यहाँ पर था, वो आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे में वो प्लैनेट यहाँ आ गया, तो सन से हमने एक लाइन, इसको एक डिस्टेंस वेक्टर ज्वाइन कर दिया इससे, और एक वेक्टर ज्वाइन कर दिया इससे। तो हमने ये कहा कि यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में ये जो प्लैनेट है इसने कितना एरिया स्वीप करा, वो एरिया शेड कर दो, कर दिया। अब हमने कहा कि अब मान लीजिए यही प्लैनेट यहाँ पर था, और फिर यहाँ से और यहाँ तक आने में इसको 2 घंटे लग गए, तो इधर भी आप एरिया शेड कर दीजिए। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को सेंटर से मिलाकर सन के, और एरिया शेड कर दो। तो ये जो एरिया स्वेप्ट है, अगर सेम टाइम इंटरवल है तो एरिया स्वेप्ट विल बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, 2 घंटे में एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, हो सकता है 3 घंटे में एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो हम कहेंगे कि अगर प्लैनेट यहाँ है तो यहाँ से फिर आप स्टॉप वॉच ऑन करिए और फिर देखिए 3 घंटे में वो यहाँ पहुँचता है, तो फिर से एरिया शेड करिए, तो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका भी हमने प्रूफ देखा था लास्ट क्लास में। इसके बाद थर्ड है, थर्ड क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है ना, इसका स्क्वायर वो अर्थ, मतलब अर्थ कह रहा हूँ, ये कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर ले लेते हैं, वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका थर्ड लॉ है। अब इस थर्ड लॉ को ना जरा ढंग से प्रूव करके देखते हैं कैसे है ये मिटा रहा हूँ इधर से। Proof of Kepler's third law. Proof of Kepler's third law. Suppose a planet of mass m moves around the sun in a circular orbit of radius r with orbital speed v. Let capital M be the mass of the sun. The force of gravitation between the sun and the planet प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कब मिलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगेगी जब वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा। ये तो केपलर का लॉ है। तो हम ये कह रहे हैं कि केपलर के जितने भी लॉ है ना, वो हम न्यूटन का लॉ यूज़ करके उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे एक चीज़ और भी करेंगे, हम केपलर्स लॉ यूज़ करके न्यूटन का लॉ भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का तो एक ही लॉ है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी हमने देखा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूटन्स लॉ यूज़ करके केपलर्स लॉज प्रूव कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि अगर कोई भी प्लैनेट है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए ये तो सन है हमारे पास, और कोई भी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सर्कल में क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक फोर्स कंटिन्यूअसली उसको यहाँ अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स खींचती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एज पर न्यूटन्स लॉ सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ये समझ लीजिए बस। हमने ये कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये सोफ़ा रखा हुआ है, तो मुझ में और सोफ़े के बीच में हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी हम दोनों यहाँ पर टिके हुए हैं, नहीं तो मैं स्पेस में कहीं और उड़ जाता या सोफ़ा कहीं और उड़ जाता। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी की सारी चीज़ों के बीच में बहुत थोड़ा सा, बहुत फीबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी वो चीज़ जहाँ रखी हुई है या जहाँ बैठी हुई है वो वहीं पर रखी हुई है। नहीं तो जिस चीज़ का जहाँ मन करता वो चीज़ वहाँ इधर उधर कहीं भी मूव कर जाती, कोई स्टेबिलिटी रहती ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। तो ये चीज़ तो हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रहेगा ही रहेगा, किसमें? प्लैनेट में और सन के बीच में। मैं वापस अब प्लैनेट और सन पर आता हूँ। मतलब दो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अपना और सोफे का एग्जांपल लिया, ऐसे ही अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सन का और प्लैनेट का। तो सन यहाँ पर बीच में, प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। प्लैनेट रुका हुआ नहीं है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है तो सन ने उसको खींच कर रख रखा है। तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है, वही फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से न्यूटन ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये जो सन है ना, ये सन इसको अपनी तरफ खींच कर रख रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा भी ठीक और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट ये भी ठीक। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट न्यूटन ने ही दिए थे, तो दोनों के दोनों आपस में इसका मतलब इक्वल हो गए। ठीक है, क्योंकि भाई न्यूटन ने जो अपना ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसमें ये बताया कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को खींचता है, छोटा बड़े को नहीं खींचता। तो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच कर रखता है, तो सन ने खींच कर रख रखा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सर्कुलर मोशन में भी न्यूटन ने ये बताया था कि भाई वो जो सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है? gmm अपॉन r²। हमने देखा था अभी gm1 m2 अपॉन r²। ठीक, हमने सन के मास को कैपिटल M और जो भी प्लैनेट है उसके मास को स्मॉल m मान लिया। ठीक है, वो हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर शुरुआत में। सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड v, लेट m कैपिटल M बी द मास ऑफ द सन। तो ये हमने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप ये देखिए कि स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ गई? v, और एक r से एक r भी कट जाएगा, तो v² की वैल्यू आ गई gm अपॉन स्मॉल r। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड, हाँ जी, ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकलेगी? v इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो सरकमफ्रेंस अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि अगर प्लैनेट ने यहाँ से रिवॉल्व करना शुरू करा, वो पूरा चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर कितनी देर में आएगा? पूरा एक राउंड, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। वो कैसे होगा कि पूरा एक राउंड लगाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और पूरा एक राउंड लगाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? सरकमफ्रेंस के बराबर, 2πr के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने ये कहा कि v इज इक्वल टू क्या हो गया? 2πr अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, putting the value of equation 2 in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो 2πr अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 in 1। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर अब जैसे ये हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टी स्क्वायर को इस तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। हम टी स्क्वायर को एक तरफ ले जाएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये ऐसे हो गया टी स्क्वायर इंटू जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज, कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से आप ये देखिए 4 पाई स्क्वायर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ सन, सन का मास कांस्टेंट रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा, ये सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है। तो जब भी कभी हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। अब अगर कांस्टेंट हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाऊं तो कांस्टेंट हट जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। यही हमारा कैपलर का थर्ड लॉ था। बस हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, बस 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हमें यही बताना था कि जो कैपिटल टी स्क्वायर है वो स्मॉल आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। दिस प्रूव्स केपलर्स थर्ड लॉ। द कांस्टेंट Ks इज सेम फॉर ऑल प्लैनेट्स। इट्स वैल्यू इज 2.97 इंटू 10 की पावर -19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये होता है, ये जो टर्म है ना इसको Ks बोल दिया, Ks, और Ks जो है इसकी फिक्स वैल्यू है भाई 4 हो गया, इसकी वैल्यू 3.14 हो गई, इसकी 6.67 और मास ऑफ सन, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनको डालकर ये वैल्यू आ जाएगी 2.97 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं पेज नंबर 50 पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि जैसे हमने यहाँ पर ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने इसको यूज़ करके अभी तक तीनों लॉज डिराइव करे हैं इसके। अब क्या करेंगे, अब केपलर्स लॉ यूज़ करके और न्यूटन का लॉ डिराइव करेंगे, जिसका हमारा मन करेगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। न्यूटन का एक ही लॉ है, केपलर के 3 लॉ हैं, तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम यूज़ करेंगे। तो प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। सपोज अ प्लैनेट, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, युविका और निधि, ज्योति, या दोनों? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, तो देखिएगा, सपोज अ प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, लेट कैपिटल M be the mass of the sun. If v is the orbital velocity of the planet, then the required centripetal force. तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे न्यूटन्स लॉ फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। बट ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्मॉल v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन, ये वही वाली चीज़ है ना, अभी शुरुआत में सब कुछ सेम वैसा ही। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें हम
फोर्स ही निकाल रहे हैं अभी सिर्फ, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जो v की वैल्यू है इसको यहाँ डाल देंगे। कैसे होगा, F इज इक्वल टू m, इसको m अपॉन r लिख देंगे और v स्क्वायर अलग, तो F इज इक्वल टू m अपॉन r और v स्क्वायर मतलब 2 पाई r अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो F इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r है ही, इधर t स्क्वायर, तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो F बन गया हमारा 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू Kepler's third law, अकॉर्डिंग टू Kepler's थर्ड लॉ, तो Kepler's का थर्ड लॉ क्या है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर जो कांस्टेंट इंक्लूड करेंगे वो हमने ये वाला पूरा कांस्टेंट, इसको हमने क्या बोला था, के एस बोला था, के एस बोल दीजिए बस। हाँ हाँ, इज इक्वल टू के एस आर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू Kepler's थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। It implies that t square is equal to ks r cube. Put this value in equation 2. Put this value in equation 2. इसको equation number 2 में रख दीजिए। तो f is equal to 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन टी स्क्वायर क्या है, के एस आर क्यूब, के एस आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के एस इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एज द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज म्यूचुअल, फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज म्यूचुअल। तो प्लैनेट सन पर फोर्स लगाता है, सन प्लैनेट पर फोर्स लगाता है, लेकिन इतना होता है कि ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स में हम ये कहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत में ये बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा बस ये नहीं है कि कोई किसी की तरफ खिंचा चला आएगा है ना और टक्कर लग जाएगी, ऐसा नहीं है। वो बस ये है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने दोनों को इधर उधर मूव करने से रोक रखा है, दोनों रुके हुए हैं, बस इतना है। तो वो फीबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, एज द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज म्यूचुअल, इट शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मास m ऑफ द सन। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि जो फोर्स है, वो फोर्स जो है वो म्यूचुअल है, तो ये जो फोर्स है ये मास जो अर्थ का है, जो सन का मास है उसके भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि जब हम ये कह देंगे कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, ये समझ गए कि नहीं?
हम ये कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगेगा वो उसके मास पर डिपेंड करता है। अब इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर अर्थ को कंपेयर करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। क्या है कि अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है, और जब हम बात करते हैं किसी प्लैनेट की तो भाई प्लैनेट का भी ठीक ठाक मास है, ठीक। तो दोनों कंपेरेबल बॉडीज़ हैं एक तरह से देखा जाए। अच्छा, अगर हम किसी छोटी सी बॉल की बात करें, छोटी सी बॉल तो अर्थ के सामने कुछ है ही नहीं, तो छोटी सी बॉल को अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो तो ठक से एकदम आकर नीचे गिरेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है जैसे कि प्लैनेट हो गया जो कंपेरेबल है अर्थ से, तो उन पर ऐसा नहीं होगा कि अर्थ प्लैनेट की तरफ चला गया या प्लैनेट अर्थ की तरफ आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई दूसरे प्लैनेट की बात कर रहा हूँ और अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो अब हम ये कहेंगे कि जो भी फोर्स लगेगा ना वो किस पर डिपेंड करेगा, वो मास पर डिपेंड करेगा। वो मास पर डिपेंड करेगा कि मास अगर ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा फोर्स लगेगा, और मास अगर कम है तो कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो गया। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब F M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F तो इसके इक्वल है। साइज़ का रिलेशन नहीं है, हम ये कह रहे हैं, हाँ साइज़ का नहीं है, मास का मतलब है ना। साइज़ मतलब हम ये हाँ हाँ हाँ, सही बात है। और कहीं आ जाए कोई बहुत बड़ी बॉल है ना और अंदर से हवा भरी हुई है उसके अंदर, तो कुछ भी नहीं। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब F जब M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F के इक्वल तो ये भी है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4π² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये हो गया। अच्छा, जब ये हो गया तो हमने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 4π²/KS। तो इक्वालिटी साइन लगा दिया, यहाँ कांस्टेंट जो है वो G आ गया, तो कैपिटल G इंटू M, ये हो गया। आगे हमने ये कहा कि वेयर G इज अनदर कांस्टेंट सो वी हैव F इज इक्वल टू, अब जब इसकी वैल्यू GM के बराबर आ गई सो वी हैव, इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, GM लिख दिया इसकी जगह, M ये है ही अपॉन R²। यही न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बस ये करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडी पर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बस जी 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपलर्स लॉज न्यूटन मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। तो कैपलर का लॉ जो है वो न्यूटन उसको गलत साबित नहीं कर पाया, और न्यूटन के लॉ को कैपलर गलत साबित नहीं कर पाया। तो दोनों ने ये करा कि चलो भाई, मतलब अब कलेक्टिवली दोनों एक दूसरे के लॉज को मान लेते हैं, क्योंकि न्यूटन का लॉ यूज़ करके कैपलर के लॉज प्रूव हो गए, और कैपलर का लॉ यूज़ करके न्यूटन का लॉ भी प्रूव हो गया, तो दोनों ही ठीक है। तो फिर कैपलर्स के लॉज पर बेस कैपलर्स के लॉज को बेस बनाते हुए न्यूटन ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या? पहला कंक्लूजन, अ प्लैनेट इज एक्टेड अपॉन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। तो ये कैपलर के लॉ से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लैनेट जो है सिर्फ रिवॉल्व नहीं करता, रिवॉल्व अगर करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो बीच में जो सन है वो सन उसको लगातार जो है वो खींच कर रखता है अपनी तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगता है। अच्छा, सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। थर्ड है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। है ना, कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है वेटलेसनेस, छोटा सा ही टॉपिक है। तो वेटलेसनेस का मतलब ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास खत्म हो जाए, बस इतना है कि वो अपने आप को वेटलेस महसूस करे। ठीक, तो वो देखिएगा क्या है। A body is said to be in a state of weightlessness when the reaction of the supporting surface. A body is said to be in a state of weightlessness when the reaction of the supporting surface is zero or its apparent weight is zero. बॉडी को ये कहा जाता है कि वो वेटलेसनेस की स्टेट में है जब when the reaction of the supporting surface is zero or its apparent weight is zero. Reaction of the supporting surface is zero. For example, reaction of the supporting surface. अगर मान लीजिए हम खड़े हुए हैं और हमको ये लगे कि हमें ना नीचे से कोई रिएक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो हमको ऐसा लगेगा ना जैसे फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब फ्लोट कर रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि हमारे अंदर कुछ वेट ही नहीं है ना, हम बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं, है ना। सोचो कि आप एक कागज़ हो, तो कागज़ के नीचे कोई सपोर्ट लगती है क्या, कोई रिएक्शन होता है क्या, कुछ नहीं होता। अब अगर वो हवा में है तो हवा में ऐसे फ्लोट करता रहता है, तो इसको कहते हैं वेटलेसनेस। और ये चीज़ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में होती है। अगर मान लीजिए कभी लिफ्ट का वायर टूट जाए, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए कभी, तो हाँ, फिल्मों में देखा होगा, हाँ, तो बस वो रियल में ना हो तो ही अच्छा है। इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, कंसिडर अ पर्सन ऑफ ट्रू वेट mg स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a. इफ r इज द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द मैन, देन। तो इसमें देखिएगा कि अगर मान लीजिए, ये हमने लॉज ऑफ मोशन वाले में करा था, तो यहां पर देखिएगा कि इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में अब इसमें कोई मैन है, उसका मास है m, तो उसका वेट कितना हो जाएगा mg, और रिएक्शन कितना लग रहा है r, और वो एक्चुअली गिर रही है लिफ्ट नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ वो जा रही है, तो नीचे की तरफ जब जा रही है तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है यानी कि देयर इज एन एक्सेलरेशन।
ठीक। तो अब क्या होगा, हम ये कहेंगे इफ आर इज द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द मैन, तो mg ये किस फोर्स से नीचे जाएगा, ये किस फोर्स से नीचे जाएगा, एक तो नीचे लगने वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्शन से, ठीक है। तो mg कितना ज़्यादा है रिएक्शन से, mg माइनस आर ज़्यादा है, तो ये mg माइनस आर फोर्स से नीचे जाएगा, नेट फोर्स। और नेट फोर्स, ये नेट फोर्स हो गई ना mg, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो नेट फोर्स क्या होती है, r माइनस mg, ठीक है। तो mg माइनस आर नेट फोर्स हो गई। और नेट फोर्स कैसे निकलेगी भाई, एक्सेलरेशन इसका है ही, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए हो गया। यहाँ से हम r निकालेंगे, तो r क्या हो जाएगा, r को इधर ले आओ या लिख दीजिए r इज इक्वल टू mg माइनस एम ए, ये हो गया। तो r इज इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा g माइनस ए, g माइनस ए, ये हो गया। अच्छा, अब फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट की बात है ना, तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है तो भाई एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, एक्सेलरेशन तो फिर जी के ही बराबर है ना, तो वही चीज़ है। हाँ, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस पर कोई मोटर काम नहीं कर रही है, वही लिखा हुआ है। इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स इट बिगिंस टू फॉल फ्रीली, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू जी। तो ए जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा इफ द केबल ब्रेक्स। इफ द केबल ब्रेक्स, कभी भी अगर ऐसा लगे कि लिफ्ट अचानक से बहुत तेजी से नीचे जा रही है, तुरंत लिफ्ट में लेट जाना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना, पता है ना ये चीज़ पता है ना, ठीक है। और उल्टा मत लेटना, सीधा लेटना है, हाँ सीधा लेटना है, क्योंकि फ्रंट पोर्शन से बैक पोर्शन हमारा थोड़ा मजबूत होता है। और चलो, जब ये काम की बात बता रहा हूँ तो एक और काम की बात बताता हूँ। अगर कभी अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक में अपने घर के अंदर ही रहना है, किसी टेबल के नीचे छुप जाना है, ठीक है ना। तो मतलब सीढ़ियों से भागकर और ग्राउंड में इकट्ठा नहीं होना कि अगर कोई बिल्डिंग गिरे तो बिल्डिंग लो भैया मेरे ऊपर ही गिर जाओ। और भी बताता हूँ एक और भी बड़ी सेफ जगह होती है कि जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों के नीचे वो जो स्लोप होता है उसके नीचे। वो एक बार आ गया था अर्थक्वेक तो सारी जनता नीचे ही खड़ी हो गई थी, ग्राउंड में इकट्ठी हो गई थी, स्टेटस भी लगा रहे थे, फीलिंग द वाइब ऑफ द अर्थक्वेक, ये भी आ रहा था। जी माइनस जी, ये जीरो हो गया। और जब रिएक्शन ही जीरो हो गया तो भाई आपको कोई रिएक्शन तो लगा ही नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर फ्लोटिंग, ठीक है ना, ये लगेगा। Thus the apparent weight of the man becomes zero. There are no forces of action and reaction between lift and man, as both move with same acceleration g. Hence the man falling freely develops a feeling of weightlessness. तो उसको weightlessness की फीलिंग होती है, ठीक है। और यही काम स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। चलिए ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी अब कुछ है नहीं, इसके आगे वाला मेरे को कराना नहीं है, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। हाँ ठीक है, टेस्ट सैटरडे को होगा, तुम आओगे नहीं? गुड इवनिंग। हाँ ये वाला ले लो, ये वाला लो। हाँ अरे तो रख लो, कोई नहीं, गुड इवनिंग। मैं इसको करके दे दूंगा, स्पाइरल करके दे दूंगा, ठीक है भाई, गुड इवनिंग।